Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल Amazon फॉर यू में। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, आपके परिवार में स्वास्थ्य ठीक होगा। सबसे पहले आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम अंकित कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल Amazon फॉर यू में। दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए कंडीशन लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसमें आम लोगों को ये जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पहचानने बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन का नाम है किडनी में सूजन आना। मीन्स अगर हम इसको टर्म्स में बात करें तो उसका मतलब होता है नेफ्राइटिस। बिल्कुल, नेफ्राइटिस कंडीशन का नाम है, जिसका हिंदी में हम बोल सकते हैं किडनी में सूजन आना। अब ये किडनी में सूजन आती कहाँ से है, किस तरीके से ये अपनी बॉडी के अंदर ग्रो करती है, तो वही चीज़ हम आज में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं किडनी की ये कंडीशन जिसका नाम है नेफ्राइटिस। दोस्तों, ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है, इसी की एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मैंने तुम्हारे सामने डायग्राम बनाया है। ये इतना बड़ा डायग्राम आपको वैसे ही नजर आ रहा है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो किडनी के अंदर ये इस स्ट्रक्चर में होता है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला, तो इस तरह का इसका क्या होता है, साइज होता है। अब साइज तो इतना हो गया, लेकिन अगर हम बात करें इसके कि इसकी संख्या कितनी होती है, इसके नंबर्स कितने होते हैं किडनी के अंदर, तो दोस्तों जो इसके नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1 से 2 मिलियन। ठीक है, मतलब 10 लाख से 20 लाख तक ये संख्या इनकी हो सकती है। समझ आया? तो इसी किडनी के जो ये वाला पार्ट है, जो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। अगर हम इसकी बात करें कि ये भाई ये नेफ्रॉन होता क्या है, तो ये किडनी की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। इसके हमने क्या है, यहाँ पे मैंने इसका क्या किया है, ये लेबलिंग की हुई है, जो इसके हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी जितनी भी इसके जितने पार्ट में इन्फ्लामेशन होगी या इन्फेक्शन होगा, उसी उतने उतने ही टाइप हम इसके पढ़ने वाले हैं। समझ आया? तो देखो, सब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे इसका एरो आ रहा है, ये क्या हो गया इसका, ग्लोमेरुलस, मतलब कैपिलरीज है, जो किसका काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। दूसरा इसमें लिखा है कि मैंने एफरेंट एट्रियोल्स और एफरेंट एट्रियोल्स। फिर हमने यहाँ पे लिखा है इसका ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स जिसका नाम है पीसीटी, और पीसीटी को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। दूसरा हमने इसमें बात की है डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा है इसका, लूपोफेनले। ठीक है, फिर बात आती है इसकी कलेक्टिंग डक्ट की, जहां से धीरे धीरे क्या होता है, यूरिन मिलके कहाँ चला जाता है, यूरेटर में, और यूरेटर से कहाँ पर जाता है, पेशाब की थैली में। तो दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन हमारा किसका पार्ट है, ये पार्ट होता है हमारी किडनी का। नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। समझ आया साथियों? ये फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि एक किडनी के अंदर ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सामने, जो स्ट्रक्चर है, और इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके जो लिख दिया है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, किसमें, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोप में इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको ये डायग्राम इस तरीके से किडनी का नजर आएगा। समझ आया? तो जो इनकी संख्या है वो बॉडी के अंदर, एक किडनी के अंदर कितनी होती है, 1 से 2 मिलियन। मीन्स अगर हम लाख में बात करें तो 10 से 20 लाख ये संख्या होने वाली है। एक किडनी की बात कर रहा हूं। अब दो किडनी बात होगी तो 10 से 20 लाख। मान लो एक किडनी में 20 लाख होगी तो दो में 40। मान लो एक किडनी में 10 लाख होगी तो दो किडनी में 20 लाख। अगर एक किडनी में मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन एक किडनी, दूसरी में 1 मिलियन, तो दोनों एक एक करके 2 मिलियन। अगर दो दो की बात करें तो 4 मिलियन। तो दोस्तों, बात हम कंडीशन का नाम क्या है हमारी, कंडीशन का नाम है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं छोड़ देता हूं। कंडीशन हमारी है नेफ्राइटिस। अब देखो, जिस वर्ड में आइटिस वर्ड लग जाए,
जिस वर्ड में आइटिस वर्ड लग जाए या जिस ऑर्गन के अंत में नाम क्या लग जाए, आइटिस, तो कौन सी कंडीशन बनेगी दोस्तों? वो मतलब लग रहा है कि उस ऑर्गन में, जैसे मान लो ये नेफ्रॉन का नाम लिया है मैंने, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रा बोला है ना, तो नेफ्रॉन किससे बिलोंग कर रहा है? हमारे नेफ्रॉन से। हमने क्या बनाया है यहाँ पर? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये फंक्शनल यूनिट है हमारी किडनी की। ठीक है दोस्तों, अब इसका नाम क्या है? नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को ही हमने यहाँ पर उठा के रख दिया है। मीन्स कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही है, तभी तो वर्ड आया है आइटिस। तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। मान लो ये जैसे ही क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस का नाम अगर हम ले, ये पार्ट किसका है? नेफ्रॉन का। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है, आया समझ में भी? दूसरा अगर हम बात करें इसके, ये जो स्पेस है, कौन सा स्पेस है? ये होता है इंटरस्टिशियल स्पेस। पार्ट किसका है ये? हमारे नेफ्रॉन का। तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हम ये इसके टाइप्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स के नेफ्राइटिस होते हैं, और इसके टिश्यू में भी हमें ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें साथियों नेफ्राइटिस की, तो हम बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, बट नेफ्रॉन जो हम बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ पार्ट जो नेफ्रॉन के होते हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं इन्वॉल्व सम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो इन्वॉल्व जो पार्ट इसके हो रहे हैं, जैसे हमने क्या बोला है अभी? ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या हो गया? इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा मैंने बताया कि आपको इंटरस्टिशियल स्पेस, ये भी क्या होता है कि नेफ्रॉन का ही पार्ट है। तो ये किसमें इन्वॉल्व होने वाला है? इस कंडीशन में। दूसरा मैंने बोला है कि टिब्यूल्स, जो हमारे पीसीटी और डीसीटी, डिस्ट्रिक्ट कन्वोल्यूटेड, और क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो टिब्यूल्स भी हमारे इस चीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब इन्फ्लामेशन यहां पर भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन टिब्यूल्स में भी हो सकती है, इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलस में भी हो सकती है। तो जो कंडीशन डायग्नोस करने के बाद निकलती है, मान लो कि पेशेंट हॉस्पिटल गया है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कि पेन हो रहा है, उसका जो यूरिन है वो सही से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो रहा है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा, ब्लड में जो उसका पेशेंट का जो यूरिन है, उसके अंदर उसको क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, जो आंखों से भी दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोस हिमोचूरिया। ग्रोस का मतलब होता है, मतलब हम सामने से देख सकते हैं उसका कलर किस तरीके का हो सकता है। वो लाइट भी हो सकता है, लाइट पिंक कलर का भी हो सकता है, और डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, या डार्क कलर का भी, वो डार्क रेड कलर का भी हो सकता है। तो वो चीजें बाद की बात है जो हमें सिम्टम्स में पढ़नी है। वो मैं एक एक सिम्टम्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को पहचानने होते हैं, घर पे पहचान सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को, ये कंडीशन जिसको हम जल्दी से जल्दी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर नेफ्राइटिस को टाइम रहते या समय रहते इसको ट्रीट ना कर जाए, इसकी कोई मेडिकेशन ना ली जाए, तो ये कारण बन सकता है आपकी किडनी फेलियर का। इस छोटे से स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो सकती है? किडनी फेल हो सकती है। अब मान लो इन्फ्लामेशन एक ही इसकी सेल में हुई है, एक पार्ट में हुई है इसकी, तो जब एक पार्ट में हुई है तो धीरे धीरे इन्फ्लामेशन कहाँ जाने वाली है? अदर पार्ट में भी जाने वाली है, अदर सेल्स को भी इफेक्ट करेगी, फिर दूसरी सेल को इफेक्ट करेगी। तो धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर, ये जो कंडीशन है, हो जाएगी प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव कंडीशन होने की वजह से पूरी किडनी के अंदर हो जाएगी इन्फ्लामेशन। और जब पूरी किडनी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, किडनी फंक्शन करना बंद कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर नहीं होगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलने वाले नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, वो आपकी बॉडी में ट्रैवल करने लगा, ब्लड के अंदर ट्रैवल करने लगा, जिसकी वजह से बॉडी में आपको क्रिएटिन का मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। बॉडी के अंदर जो बर्न होता है ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, वो भी इंक्रीज मिलेगा देखने को। इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हाथों पैरों में सूजन। जी हाँ, बिल्कुल, हाथ पैरों में दोनों में सूजन आपको देखने को मिल सकती है। ये हमारे सिम्टम्स में हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहला, समय को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप्स के नेफ्राइटिस होते हैं। इन्फ्लामेशन डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन, जो उसके पार्ट्स हैं उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो आगे देखते हैं इसके टाइप्स। मैं अभी ये स्ट्रक्चर में रफ कर देता हूं।
तो जो दोस्तों इसका सबसे पहले टाइप्स होने वाला है वो है, सबसे पहले टाइप्स वो होता है साथियों इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब देखो, नेफ्राइटिस का मतलब मैंने तुम बताया इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है इंटरस्टिशियल, ये अंदर का जो पार्ट होता है जहां पे मैंने तुम्हें बताया है कि इंटरस्टिशियल जो होता है स्पेस, ठीक है। अब क्या कह रही है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन इन द, समझ आया, जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो कहां पर हो रही है, वो हो रही है, वो हो रही है किसके अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, समझ आया। जो नेफ्रॉन का पार्ट है इंटरस्टिशियल स्पेस, वो प्रेजेंट कहां पर होता है, वो प्रेजेंट होता है साथियों ट्यूब्यूल्स के बीच में, पीसीटी और डीसीटी के बीच में होगा, जो उसकी वहां से ब्रांच निकल रही होती है, जो जहां से कर्व आ रहा होता है, जो उनके बीच में खाली स्थान होता है, खाली जो एक जगह होती है, वहां पर, वहां पर होता है, क्या होता है, वहां पर होगा इंटरस्टिशियल स्पेस। अब उसमें इन्फ्लामेशन हो गई, किसी ड्रग्स की वजह से हो गई, किसी मेडिकेशन की रिएक्शन की वजह से हो गई, दूसरा किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ये हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब कारण में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इन्फ्लामेशन हो रही है वो हो रही है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इंटरस्टिशियल स्पेस कहां पर है, वो होता है जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके दोनों ब्रांच के बीच में, समझ आया। ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहां पर किसी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, दूसरा टाइप क्या है इसका, दूसरा टाइप है इसका पाइलोनेफ्राइटिस। अब ये पाइलोनेफ्राइटिस क्या चीज है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, तो आपको ये चीज समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि ये कंडीशन मैं पूरी बना चुका हूँ। पाइलोनेफ्राइटिस की जो कंडीशन है मैं पूरी बना चुका हूँ, 30-35 मिनट की वो वीडियो है, तीसरे नंबर की वीडियो है, वो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस की जो कंडीशन है इसका मतलब क्या है, आपको मैंने पहले बताया नेफ्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन, और वही नेफ्रॉन का पाइलो मींस क्या होता है जी, यहां मैटर करता है कि पाइलो ये कहां से आया है, कि सर आपने इंटरस्टिशियल बता दिया हमें कि स्पेस होता है ट्यूब्यूल्स के बीच में, पाइलो का मतलब होता है दोस्तों पेल्विस, पेल्विस, ठीक है, ठीक है। अब ये पेल्विक किसका है, ये पेल्विक ऑफ द किडनी होता है, बिल्कुल होता है। अब जो पेल्विक ऑफ द किडनी है इसको हम बोलते हैं पाइलो। अब ये हो गया नेफ्राइटिस, इसका अनदर नेम भी हो सकता है पाइलाइटिस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको हम पाइलाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी पेल्विक्स प्रेजेंट होता है जहां से हमारा यूरेटर का और हमारी किडनी का जंक्शन होता है, जहां से वो जाकर के जुड़ते हैं, वहीं पर ये रिनल पेल्विक्स प्रेजेंट होता है। अब वहां पर ये इंफेक्शन जाता कैसे है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होती कैसे है, वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, समझ आया, किसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाता कहां से है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाता है दोस्तों यूटीआई के थ्रू। आपने हमारी यूटीआई की जो वीडियो देखी होगी उसमें आपको पता होगा कि मैंने किस किस तरीके से एक एक चीज को बारीकी से बताया। जो यूटीआई का इन्फेक्शन होता है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है हमारे रिनल पेल्विक तक, देखो कैसे करेगा। ये होता है असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो पाइलोइक नेफ्राइटिस है ये किसके थ्रू फैल रहा है, असेंडिंग
इन्फेक्शन की वजह से। अब ये असेंडिंग का मतलब होता है लोअर टू अप, समझ आया? लोअर टू अप मतलब नीचे से ऊपर की साइड, कि सर अब किडनी तो अंदर की तरफ रहती है, वहां पर कैसे जाएगा इन्फेक्शन? जाएगा, हम पहुंचाएंगे। अब इन्फेक्शन जाएगा ये यूरेथ्रा के थ्रू। मान लो कोई यूटीआई की कोई प्रॉब्लम है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो रखा है, अब पेशेंट को इन्फेक्शन है, ई कोलाई स्टेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, अब जा रहा है वो कहाँ से? यूरेथ्रा के थ्रू ट्रेवल करेगा, कहाँ पर? ब्लैडर के अंदर। अब पेशेंट ने क्या किया? उस चीज को इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के कारण वो इन्फेक्शन थोड़ा सा और बढ़ गया, और ट्रेवल करते करते कहाँ पर पहुंच गया? वो चला गया यूरेटर में, जो पेशाब की नली होती है। अब वही पेशाब की नली से पहुंचेगा ये रिनल पेल्विक तक, समझ आया? अब वहां पर ही क्या होगा? वहां पर जाके क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा, और वहां पे अपनी जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस होती है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वहां पे क्या होगी? पेशेंट की किडनी के अंदर, रिनल पेल्विक के अंदर हो जाएगा इन्फेक्शन, समझ आया? अब ये कंडीशन ऐसी है पाइलोनेफ्राइटिस, अगर पेशेंट इसको इग्नोर करे, समझ आया? इग्नोर करे तो ये कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाती है। इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को यूरिन में दिक्कत आ सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, ओलिगोयूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, मींस पेशेंट का जो यूरिन है वो कम हो सकता है, कम पास करने लग जाएगा। दूसरा इसमें बात करें कि पेशेंट को ऑर्बिटल पेरी ऑर्बिटल रीजन में क्या होगा? को उसको सूजन आने वाली, हाथों पैरों में सूजन आने वाली है, जिसमें पेशेंट का क्रिएटिन भी बढ़ने को मिलता है। आप देखते होंगे हॉस्पिटल में तुरंत बता देते हैं कि जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं कि पेशेंट का क्या है, जो क्रिएटिनिन है वो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। 0.5 से 1.5 इसकी क्या होती है? नॉर्मल रेंज होती है क्रिएटिन की। 0.5 टू 1.5 क्रिएटिन की नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है? ये डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग वैल्यू देखने को मिल जाएगी, पर जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने बहुत सारी बुक में रेफर करता हूँ, जैसे एनकेलेक्स हो गई, मॉसबी हो गई, और ये हमारी ब्लैक हो गई, और दूसरा जॉन ब्लैक, दूसरी तीसरी बुक में बर्नर की करता हूँ। तो उन्हीं बुक से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बारीकी से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि मैं हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूँ, कि जो जो हमारी वीडियो देख रहा है उसके एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, एक एक जो उसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों जो इन्फेक्शन पहुंचता है ये अब इसके जो कारण है, एक तो मैंने तुम्हें बताया है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पहुंचता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा? हमारा असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है? दूसरा जो इन्फेक्शन होता है ये इम्पेटिगो। इम्पेटिगो मतलब स्किन इन्फेक्शन। अब जो स्किन इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकाई, समझ आया साथियों? स्ट्रेप्टोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकाई। तीसरा जो इसका कारण होता है वो होता है यूटीआई। फिर बाद में इसका जो कारण बनता है वो होता है SLE। जी बिल्कुल, क्या होता है? SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, समझ आया? सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। और ये किसकी वजह से फैलता है? ये फैलता है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ठीक है साथियों, किसकी वजह से फैलता है ये? ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वाले टाइप में, SLE को। तो इसके कारण क्या हो गए दोस्तों? इसके कारण हो गए इसके पाइलोनेफ्राइटिस के, एक तो असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, और दूसरा इम्पेटिगो, जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है दोस्तों? उसके पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकाई। साथ में इसका जो इन्फेक्शन होने वाला है वो होता है थ्रोट पी, ठीक है? या थ्रोट पी बोलते हैं, या स्ट्रेप थ्रोट बोल सकते हैं। स्ट्रेप थ्रोट का मतलब क्या है कि जो थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस की वजह से हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ये हीमोलाइटिक कंडीशन में, मतलब क्या कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पर पहुंचता है ये पहुंचता है रिनल पेल्विक तक। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। बट अगर इसकी जो कंडीशन रिकवर कितने टाइम में होती है, तो जितनी मैंने स्टडी की है, जितने मैंने देखा है बुक में, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है क्लिनिकल साइट्स में, हॉस्पिटल्स में मैंने भी काम किया है, तो मैंने वहां पर देखा है कि जो 90% केसेस होते हैं वो बिल्कुल ट्रीट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं विद इन 60 डेज, 60 दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, अगर टाइम से वो क्या ले? ट्रीटमेंट ले, टाइम से प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करें, तो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे टाइप की।
इसका जो थर्ड टाइप है वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम से ही समझ आ रहा है, ग्लोमेरुलो माने ग्लोमेरुलस, जो मैंने आपको कैप्सूल के अंदर दिखाया था, और नेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ग्लोमेरुलस हमारा किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इसमें इन्फेक्शन आ कहां से रहा है? तो जो इसका इन्फेक्शन आ रहा है साथियों, जो इसका इन्फेक्शन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लोमेरुलस होता है इसका बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी के अंदर। मींस जो फिल्ट्रेशन में इसका जो वर्क होता है बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है, मींस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो समझ लो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि किडनी डैमेज होने लग जाती है। समझ आया साथियों? धीरे धीरे क्या होती है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर छलनी का काम करता है। समझ आया? छलनी मतलब छानने का काम करता है, आपके ब्लड को छानने का काम करता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि नेफ्रॉन के अंदर आपने स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया था आपको, उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स वहीं पर रुक जाते हैं और वापस बॉडी के अंदर भेज दिए जाते हैं। जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो वापस वो कहाँ भेजते हैं? वो पीसीटी में भेज देते हैं, कोई डीसीटी में भेजते हैं, जहाँ 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 पे उनका क्या है कि जो चैम्बर बने होते हैं वो वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। अब क्या हो रहा है कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई इन्फेक्शन वहां पर जाके चला गया, या कुछ हमारी जो ऑटो इम्यून बॉडी होती है, जो इम्यून बॉडी होती है हमारी, कुछ एंटीजन होते हैं वो जाके वहां पे क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। मींस जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमारे हेल्दी टिश्यू पर जाकर क्या करती है? अटैक करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब वो क्या करेंगी? इम्यूनिटी हमारी जो हेल्दी टिश्यूज के ऊपर जब अटैक करेंगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो पेशेंट का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो चला जाएगा कम। ठीक है दोस्तों, पेशेंट का क्या जाएगा? फिल्ट्रेशन रेट कम चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पेशेंट को दिक्कत होने वाली है कि पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कम चला जाएगा। जो यूरिन आउटपुट है वो कितना कम चला जाएगा? 400 ml पर डे से नीचे। ये क्या है? एक्यूट फेज में, मतलब 400 ml से नीचे चला जाएगा। समझ आया? अगर सीवियर कंडीशन हो रही है, पेशेंट ने ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया है, इग्नोर कर रहे हैं और कुछ होम रेमेडीज का यूज कर रहे हैं, कुछ मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से होम रेमेडीज जैसे एनएसएआईडी पेशेंट ले रहा है, और एनएसएआईडी क्या करती है? किडनी को डैमेज करती है। कुछ सर्टेन मेडिकेशन होती है एनएसएआईडी जो किडनी को डैमेज करती है, तो वो कंडीशन दोबारा बार ले रहा है तो ये कंडीशन बाद में जाके और सीवियर होने वाली है। तो ये कभी कभी 50 ml पर डे भी चला जाता है, जो क्या होती है इसकी सीवियर फॉर्म। समझ आया साथियों? दूसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरियल इंफेक्शन। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकल। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा अगर इसके हम कारण की बात करें, इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो रही है? ग्लोमेरुलस के अंदर। किस वजह से हो रही है? जो वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह, बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा स्ट्रेप थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट का मतलब होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन, स्ट्रेप का मतलब स्ट्रेप्टोकोकल, और थ्रोट मतलब क्या है कि जो थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से। दूसरा ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, मैंने आपको भी बताया।
ठीक है। और दूसरा होता है इसमें SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। समझ आया? सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। SLE को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वाले टाइप में अभी, क्योंकि इसका अलग से टाइप पूरा हम बताने वाले हैं। दूसरा इसमें आने वाला है दोस्तों स्किन इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन जो पहुंच रहा है ये किसी को फैल रहा है बच्चों, ये फैल रहा है बीटा हीमोलाइटिक, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सॉरी स्ट्रेप्टोलाइसिन। ठीक है, ये किस तरह फैल रहा है? क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है जो रिलीज करता है, कौन? ये रिलीज करता है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। समझ आया? अब ये क्या होगा, ये ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स होगा और जाकर कहां पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा ग्लोमेरुलस पे। अब नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं हम, नंबर 4 जो होने वाला है लूपस। आपने डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देखी होंगी कि नहीं सर हमें तो जो लूपस एरिथमेटस है वो एक प्रॉपर लेक्चर में बताया गया है, एक पूरी इसकी क्लास बताई गई है, और हमें नेफ्राइटिस तो पढ़ाया ही नहीं है, नेफ्राइटिस के बारे में तो बताया ही नहीं है, हमें तो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस के बारे में बताया गया है। हम नेफ्राइटिस सर्च करते हैं तो नेफ्राइटिस आता नहीं है, और क्या आता है? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, या फिर क्या आता है? लूपस नेफ्राइटिस। तो दोस्तों मैंने नेफ्राइटिस के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अफेक्ट होते हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पर टाइप में बता रहा हूँ, क्योंकि नेफ्राइटिस के 4 टाइप्स होते हैं। जो आपने वीडियो देखी होंगी, कुछ लेक्चर देखे होंगे, वो अलग अलग टाइप में आप लोगों को एक कंप्लीट क्लास दी गई है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कंप्लीट क्लास बना रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी रहे और एक एक चीज को आप क्या है स्टेप बाय स्टेप समझते रहें। तो उसका जो नेक्स्ट टाइप है 4 नंबर का, वो होता है लूपस नेफ्राइटिस। चूंकि अब ये जो नेफ्राइटिस है ये किसके थ्रू फैल रहा है? ये क्या है? ये क्या है? एक तरह का, ये एक तरह की किडनी डिजीज है, या किडनी डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम किडनी डिजीज बोलते हैं, जो कॉज होती है कॉज बाय, समझ आया? कॉज बाय, जो बार बार हम नाम ले रहे थे SLE, तो इसका पूरा नाम होता है साथियों सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। ठीक है, अब सिस्टम मतलब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। ठीक है, जहां पर क्या करता है ये लूपस जो होता है अटैक करता है। समझ आया? अब देखो सिस्टम मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो गए पार्ट। लूपस का मतलब होता है साथियों इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन्फ्लामेटरी डिजीज। और एरिथमेटस का मतलब होता है रेड रैशेस ओवर द नेक एंड फेस। समझ आया? सिस्टमिक का मतलब
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। लूपस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और एडिमेटस का मतलब क्या है? रेड रैशिश ओवर द नेक एंड फेस। जो फेशियल रीजन होता है वहां पर आपको कैसे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं? बटरफ्लाई मार्क्स। समझ आया? जो बटरफ्लाई रैशिश होते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? बटरफ्लाई रैशिश इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे रेड रैशिश। अब ये कारण क्या है इसके फैलने का या इस तरीके होने का? तो दोस्तों ये कोज होता है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ठीक है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज अटैक कहां पर करता है? कहां कहां पर ये क्या करता है? अटैक करता है। तो दोस्तों जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये अटैक करता है ये अटैक करता है अटैक ऑन आपकी स्किन, जॉइंट, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साथ में आ जाएगी आपके लंग्स। ठीक है। जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये कहां पर अटैक करेगा? ये स्किन, जॉइंट, किडनी और सीएनएस और लास्ट में लंग्स। ये बॉडी के इन पार्ट पे क्या करता है? अटैक करता है, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? क्योंकि अटैक कहां पर भी कर रहा है ये अटैक कर रहा है किडनी पर। और लूपस का मतलब क्या है? लूपस का मतलब होता है इंफ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है। लूपस का मतलब क्या होता है? इंफ्लेमेटरी डिजीज। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके सिम्टम्स की। ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एक और देख लो। लूपस क्या करता है? ये बोमन कैप्सूल को क्या करता है? डैमेज करता है। ठीक है। डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो बोमन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? वो वीक पड़ जाती हैं। और वीक पड़ने की वजह से क्या करती हैं? ये जो प्रोटीन का एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ा देती हैं। तो टू अलाउ प्रोटीन फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसने जब मेम्ब्रेन से बाहर कर देगी तो जो ये प्रोटीन है ये यूरिन के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब यूरिन के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो कंडीशन कौन सी बनती है? प्रोटीन यूरिया, जिसकी जो रेंज होती है जो प्रोटीन की रेंज होती है साथियों वो होती है 4 से 30 ग्राम पर डे। ठीक है। जो जो प्रोटीन लॉस होगा प्रोटीन यूरिया थ्रू, यूरिया के अंदर जो प्रोटीन जाने वाला है वो कितना जाता है? 4 से 30 ग्राम पर डे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया। और ये किसकी हेल्प से जा रहा है? जब ल्यूपस जो डिजीज है वो अटैक कहाँ पर करती है? बोमन कैप्सूल और वहाँ की कैपिलरीज पे, जिसकी वजह से तो क्या होती है? जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन क्या होती है? वीक हो जाती है। और उसकी वजह से मेम्ब्रेन वीक होने की वजह से जो प्रोटीन होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल के किस में मिक्स हो जाता है? वो यूरिन में। और यूरिन में जब मिक्स हो जाता है तो यूरिन के साथ जब प्रोटीन बाहर जाएगा तो हम बोलते हैं कंडीशन प्रोटीन
यूरिया। तो दोस्तों इसके टाइप्स थे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, दूसरा हमने पाइलोनेफ्राइटिस, थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और 4 नंबर पे हमने पढ़ा है लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है, किडनी की कंडीशन, जो किसकी वजह से कोई होती है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, जो किडनी को धीरे धीरे क्या करती है, डैमेज करती है। ऑटोइम्यून किसकी वजह से, जैसे इसमें SLE है, हमने क्या पढ़ा, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसमें मैंने इसको तुम्हें मीनिंग भी बताया है, सिस्टमिक माने क्या होता है, लूपस माने क्या होता है, और जो एरिथेमेटस है उसका मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले जो आने वाले हैं वो होगा, सॉरी साथियों, उसके हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ने हैं पहले तो। जिसका इटियोलॉजिकल फैक्टर है, सबसे पहले मैंने आपके लिए सबसे पहले तो ये इजी कर दिया था कि मैं तुम्हें टाइप के साथ साथ बता रहा था कि किस किस कारण से ये होता है। तो फिर भी हम यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका मैंने तुम्हें बताया है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे टिश्यू को क्या करती है, अटैक करने लगती है। कौन से टिश्यू पे, मेनली हमारे कनेक्टिव टिश्यू पे। दूसरा SLE, थर्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा साथियों, स्ट्रेप्टोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकाई, और ई कोलाई। और क्या कारण होगा इसका, UTI, सिस्टोस्कोप, और क्या कारण होना चाहिए साथियों, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। इम्पेटिगो, ये कुछ मेन कारण हो गए। अगर हम इसके बात करें सिस्टम वाइज, मतलब क्या है कि टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग जो इंटरस्टिशियल स्पेस था, जिसमें जो नेफ्राइटिस की कंडीशन हो रही थी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के अंदर, उसमें किस वजह से हो रहा था, तो दोस्तों उसमें हो रहा था एंटीबॉडी, जो हम कुछ मेडिकेशन खाते हैं, कुछ मेडिकेशन लेते हैं, जैसे हमने क्या है, कोई एंटीबायोटिक खाई है, उस मेडिकेशन की वजह से बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन हो गई। अब उस रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक पहुंच गया, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस तक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो उस वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। दूसरा हम पाइलोनेफ्राइटिस की बात करें, पाइलोनेफ्राइटिस में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यूटीआई की इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। यूटीआई इन्फेक्शन की, जैसे मैंने बोला था आपको, असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा अगर मैं बात करूं ये यूटीआई इन्फेक्शन के बाद, तो ये कंडीशन होती है सिस्टोस्कोप की वजह से। मतलब क्या है कि अगर पेशेंट के सिस्टोस्कोप जो इंसर्ट किया जाता है, जो विजुअलाइजेशन किया जाता है ब्लडर का, उसमें अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल नहीं है। तीसरा कैथेटराइजेशन की वजह से हो सकता है, अगर प्रॉपर कैथेटराइजेशन की केयर नहीं हो रही है। तीसरा यूरेथ्राइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर रिनल स्टोन की वजह से हो सकता है। रिनल स्टोन अगर वो आकर कहाँ पे फंस गई है, ब्लैडर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो किसकी वजह से हो रहा है, पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा है इन कारणों की वजह से। बाद में अगर मैंने बात की ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, कि वो किस वजह से होता है, मैंने आपको बताया है किस वजह से, कि वो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। दूसरा हम बात करें SLA की वजह से होता है। SLA का मतलब सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस। अगर नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो कारण है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो मतलब स्किन रैशिस या एबनॉर्मल स्किन इन्फेक्शन। अब वो स्किन इन्फेक्शन किस वजह से होता है, वो होता है दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से। अगर उससे भी आगे हम बात करें तो ये किससे, लूपस डिजीज की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके, 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 नेक्स्ट
लूपस नेफ्राइटिस का मैंने तुम्हें बताया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, एसएलई की वजह से होता है। क्या है कि ये कौन कौन से पार्ट पे अटैक करता है हमारे, ये अटैक करता है हमारे किडनी, जॉइंट, स्किन और लंग्स पे, और साथ में किस पे, हमारे सीएनएस पे। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं दोस्तों, क्या क्या सिम्टम्स होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जिसका सिम्टम्स होने वाले हैं वो होने वाला है जनरलाइज अडीमा। अब जनरलाइज अडीमा जो होगा वो पेरी ऑर्बिटल और हमारे फेशियल रीजन पे होगा। मतलब जो हमारा जो ऑर्बिटल का एरिया जो है, हमारे जो आईलिड्स के नीचे वाला पोर्शन है, इसमें क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन या सूजन देखने को मिल सकती है। तीसरा इसमें हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों फेशियल रीजन में। तो मैं यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पेरी ऑर्बिटल एंड फेशियल रीजन। दूसरा अगर मैं बात करूं तो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो क्या होने वाला है, डिक्रीज। तो हम लिख सकते हैं ओलिगो यूरिया। तीसरा, पेशेंट का अगर इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो चुका है तो पेशेंट के चांसेस हैं कि उसमें ब्लड आ जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रोस हिमेचूरिया। मींस ग्रोस मींस आप खुद से देख सकते हैं अपनी आंखों से, आपको क्या है, यूरिन का जो कलर है वो पिंकिश कलर का दिखाई दे सकता है। दूसरा, आपको डार्क ब्राउन कलर का दिखाई दे सकता है या डार्क रेड कलर का दिखाई दे सकता है। तो ये कलर आपको देखने को मिल सकता है। चौथा इसमें देखने को मिलेगा क्लासिक साइन। क्लासिक साइन का मतलब होता है दोस्तों कि जो यूरिन है उसका कलर, मतलब डार्क ब्राउन कलर, रेड कलर। दूसरा, इसमें आपको थोड़ा सा क्लाउडी यूरिन देखने को मिल सकता है, और बाद में पाईयूरिया देखने को मिल सकता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं पाईयूरिया, डार्क ब्राउन कलर, रेड कलर, पिंक कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये तीनों साइन आपको देखने को, यूरिन के कलर देखने को मिल सकते हैं। आपको एन्यूरिया भी देखने को मिल सकता है। एन्यूरिया मतलब क्या है कि जो यूरिन आउटपुट है वो किससे नीचे चला गया, वो 50 ml पर डे से भी नीचे चला गया उसका आउटपुट। ठीक है, जो उसका आउटपुट है वो 50 ml से भी नीचे चला गया, कंडीशन सीवियर हो गई है, समझिए बात को। तो जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो कितना चला गया, 50 ml से भी डाउन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनूरिया। अब बात करते हैं इसके हम, पेशेंट को अर्ज होगी, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, क्लाउडी यूरिन आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल। दूसरा, आपको पाईयूरिया देखने को मिल सकता है। पाईयूरिया मतलब क्या है कि आपको पस सेल्स देखने को मिल सकती है। दूसरा, वहीं अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलेगा जब आप यूरिन एनालिसिस करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया प्रोटीन यूरिया, मतलब प्रोटीन कितना जाने वाला है, वो प्रोटीन जाने वाला है 4 से 30 ग्राम पर डे लॉस। यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्रोटीन लॉस
कितना होगा वो 4 से 30 ग्राम पर डे, इतना प्रोटीन लॉस होगा डेली। तो सोचिए 4 दिन में कितना जाएगा, 120 ग्राम तक चला जाएगा, जो आपकी बॉडी के डबल है, बॉडी वेट के डबल है। नेक्स्ट सिम्टम्स इसके हम देखेंगे, एजोटेमिया। सॉरी, एजोटेमिया आपको देखने को मिलेगा। एजोटेमिया का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वैसे आप लोगों को पता होगा। मतलब क्या है कि जो इसमें नाइट्रोजन वेस्ट है वो बड़े हो मिलेगा, नाइट्रोजन वेस्ट इन ब्लड। अगर हम स्पेशल की बात करें तो यूरिया आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा ब्लड के अंदर। समझ आया दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, बन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको ये ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ नजर आने वाला है। साथ में आपको जब आप लेबोरेटरी जांच करवाएंगे तो क्या होगा, जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो भी बढ़ा हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, इंक्रीज क्रिएटिनिन। पेशेंट को माइल्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्वेलिंग, इन लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। मतलब क्या है, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब जो स्वेलिंग है वो हाथों पैरों में आपको नजर आने वाली है। जो आप पेशेंट का क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको हाथों पैरों में उसके सुजर देखने को मिलेगी। साथ में आपको मिलेगा दोस्तों नोजिया, वोमिटिंग, इन्फेक्शन हो रहा है तो फीवर भी देखने को मिलेगा, चिल्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि थर्मोरेगुलेशन की वजह से नोजिया वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको फीवर मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से, चिल्स के साथ। लोअर एब्डोमिनल पेन रहने वाला है पेशेंट को। डिसयूरिया आपको देखने को मिलेगा अगर पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन देखने को मिले। तो दोस्तों ये उसके कुछ सिम्टम्स थे, मेन सिम्टम्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। इस अगर आपको राइटिंग थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही तो मैं यहाँ पर पूरी एक जो मैं एडिटिंग के थ्रू आपको यहाँ पर लिख करके ये पूरे नोट्स बना सकते हैं आप, जहाँ से अच्छे से आपको जो ओवरव्यू मिलने वाला है वहाँ से आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो साथियों अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इस कंडीशन को हम डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि डायग्नोसिस का मेन रोल है। अगर आप समय रहते हैं इसको डायग्नोस कर लेते हैं, समय रहते हैं आप इसकी जांच कर लेते हैं, तो इसके जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उनसे बचा जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें पेशेंट से क्या करना होता है, हम पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो कितने समय से चली आ रही है, और समय से चली आ रही है तो पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो कितना हो रहा है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो दिन में कितनी बार यूरिन पास कर रहे हैं और कितने कितने समय तक कर रहे हैं, कितना कितना यूरिन वो पास कर रहे हैं। तो ये हमें हिस्ट्री में पूछना होता है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों इसके फिजिकल एग्जामिनेशन की, फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको जो जनरलाइज अडीमा मैंने आपको बताया फर्स्ट सिम्टम्स वो आपको देखने को मिलेगा। समझ आया, वो अडीमा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, जिसका पेरी ऑर्बिटल रीजन होता है, जो हमारे आईलिड्स के जस्ट नीचे वाला पोर्शन होता है, वो वहां पर क्या मिलेगा, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आपको सूजन देखने को मिलेगी। अदर उसका फेशियल रीजन में आपको
जो ये हमारे पफी फेस हो उसको देखने को मिल सकता है, मतलब कि एक फेस पे क्या है कि सूजन देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पफी फेस। वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, उसका फिजिकल एग्जाम हेड टू एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको क्या होगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा साथियों उसके हाथ और पैरों में दोनों में सूजन। समझ आया, क्या देखने को मिलेगी, सूजन। आपको किसी कंडीशन की वजह से एसाइटिस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, उसका पेट फूला हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो पेशेंट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट इसमें हम करने वाले हैं दोस्तों ब्लड इन्वेस्टिगेशन। बात आती है कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या चेक करें। तो सबसे पहले जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम चेक करते हैं दोस्तों, इसमें आपको जो क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, सीआरपी बढ़ा हुआ नजर आएगा। ये क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, इंक्रीज। दूसरा आपको जो क्रेटिनिन का लेवल है वो भी क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। ईएसआर वो भी बढ़ा हुआ नजर आएगा। साथ में आपको दोस्तों इसका जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। आप इसमें पेशेंट का बंद करवा सकते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के ये कुछ जो मेन है ये हम इसको करा सकते हैं। और ये सारी कंडीशन किस में मिलेंगी आपको, केएफटी, सीबीसी, और आप इसमें एक एलएफटी भी करा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो जांच है वो कौन सी है। तो उसकी जो नेक्स्ट जांच होने वाली है वो है पेल्विक यूएसजी। नेक्स्ट इसमें हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई आप इसमें करवा सकते हैं, और इसमें आप करवा सकते हैं एस्लो टेस्ट। क्या करवाएंगे, एस्लो टेस्ट। नाम पहली बार सुना होगा आपने, या बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता होगा कि एस्लो टेस्ट। सर हमें तो पता है, हम तो पहली बार नहीं सुना। तो एस्लो टेस्ट होता है दोस्तों ए फॉर एंटी, एस फॉर स्ट्रेप्टोलाइसिन, मैंने नाम लिया था, ठीक है, स्ट्रेप्टोलाइसिन, और ओ क्या है इसका, एंटीजन। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं एक एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं हम किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एस्लो, सॉरी, स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन है ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, अभी पढ़ रहे थे हम टाइप्स में, प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल
बैक्टीरिया। अब ये जो एंजाइम है ये धीरे धीरे क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसी जो काउंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। आपके ब्लड की जो आरसीबी होते हैं, कंपोनेंट होता है, उसको क्या करता है ये डिस्ट्रॉय करता है। तो उसी में से हम क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी उठाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं किसके अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट। किसके डिटेक्शन के लिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए। इसलिए क्या करते हैं, हम एक एस्लो टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप करने वाले हैं यूरिन एनालिसिस। किसके लिए, यूरिन एनालिसिस दोस्तों आप करेंगे पाईयूरिया के लिए। पाईयूरिया के लिए आप कर रहे हैं, चलो कर लिया। दूसरा आप करेंगे इसको हेमेचूरिया के लिए, कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहे, उसका कलर चेक करने के लिए। ठीक है, अब आपने करना है दोस्तों यूरिन कल्चर। टू आइडेंटिफाई पैथोजन। ठीक है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो इसके भी आप हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर को। अब हम बात करने वाले हैं साथियों इसके मैनेजमेंट की। तो इसका मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कंडीशन किस तरह की है। मींस अगर पेशेंट का हमने बोला है कि जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है सो पॉजिटिव एजेंट है, तो इसमें हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले मेडिकेशन कौन सी होने वाली है हमारी, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक कौन सी, नाम बताइए, बताइए नाम। उसका नाम है पेनिसिलिन। दूसरी मेडिकेशन एम्पिसिलिन। ठीक है साथियों, तो ये दोनों मेडिकेशन क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो उसमें मेडिकेशन है वो होती है पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है, तो हम क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए क्या देते हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड। ठीक है साथियों, कोर्टिको स्टेरॉइड मेडिकेशन देते हैं। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, पेल्विक पेन है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो जो भी हमें अनाल्जेसिक देनी है वो हमें किस में देनी है, कंट्रोल में। कि पेशेंट को हमें ऑब्जर्व में रखना है, और जो भी आप एनाल्जेसिक दे रहे हैं उसको आप लिमिटेशन में दें, मतलब क्या है कि कम डोज में दें, जिससे क्या है कि पेशेंट को कंफर्ट फील हो और पेन से रिड्यूस हो। क्योंकि क्या करते हैं कुछ NSAID क्या करती है, कोज करती है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। जो हमने 3 नंबर पे हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कोज करती है। तो जो भी हम NICID दे रहे हैं, एनाल्जेसिक दे रहे हैं, उनको हम कंट्रोल में दें। नेक्स्ट इसमें हम पेशेंट को देने वाले हैं लो साल्ट डाइट। दूसरा, पेशेंट को एजुकेट करना है आपको कि इसमें आपको पोटेशियम रिच डाइट बिल्कुल नहीं लेनी है, रेस्ट्रिक्ट करनी है। जो पोटेशियम रिच डाइट होती है वो क्या करनी है, रेस्ट्रिक्ट करनी है। साथ में आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि पेशेंट को जो सोडियम है उसको भी क्या करना है, कम कर देना है या उसको लिमिट कर देना है। साथ में आपको बोलना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो पेशेंट का फ्लूइड है वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड है वो इंक्रीज करे, जिससे क्या है कि जो किडनी है वो फ्लश हो जाए, जो इन्फेक्शन है या कोई स्टोन है किडनी के अंदर वो फ्लश आउट हो जाए और इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो दोस्तों इसमें और जो सिम्टम्स हैं, जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही थी, तो उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम देंगे दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो दोस्तों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिकेशन होती है, जैसे आप एम्लोडिपिन के नाम से जानते हैं, नेफेडिपिन के नाम से जानते हैं, कुछ इस तरह की मेडिकेशन होती है जो हम इसमें देते हैं। उसके बाद आपको पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है। कंटिन्यू पेशेंट का क्या है कि आपको वाइटल मॉनिटर करने होते हैं। वाइटल मॉनिटर करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करना होता है। साथ में पेशेंट के फैमिली और पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि पेशेंट को जो भी अगर आपको कोई जनरल एडीमा दिखा रहा है तो तुरंत हमें क्या करना है, पेशेंट से देख करके हमें किस में बताना है, हमें अपने फिजिशियन को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। दूसरा, लेबोरेटरी जो डायग्नोस होते हैं, लेबोरेटरी जो जांचें होती हैं उसको क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम कराना है। ठीक, जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो बॉडी में टॉक्सिन पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या किया, डायलिसिस की नीड आगे जाके पड़ सकती है। अगर ये कंडीशन आप समय रहते पहचान लेते हैं तो इसको ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज ये कंडीशन आपको CRF या ARF की तरफ लेके जा सकती है, मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ आपको ये खींच सकती है, जिसमें आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। आपके एग्ज़ाम और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ ऐसे टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, अगर आप हमारी वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।